तो दोस्तों आज की बैटल है हुओ युहाओ वर्सेस 10 इविल सोल मास्टर्स। यानी एक तरफ अकेला हुओ युहाओ और दूसरी तरफ होली गोस्ट चर्च के 10 सबसे खतरनाक एक्सपर्ट्स। अब देखते हैं क्या हुओ युहाओ अकेले इन सभी को हरा पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरे बैटलफील्ड में अचानक सन्नाटा छा गया। हर कोई पूरी तरह साइलेंट हो चुका था, यहां तक कि जोंगली वू, जो कुछ देर पहले तक पूरे कॉन्फिडेंस में था, अब बिल्कुल चुप हो गया। बैटल शुरू होने से लगभग 2 घंटे पहले जोंगली वू ने इस फाइट के लिए कई डिटेल्ड प्लान्स बनाए थे और उन्हीं प्लान्स के मुताबिक वू यून पहला फाइटर था जिसे उसने बैटलफील्ड में भेजने का फैसला किया। असल में जोंगली वू भी वही बात समझ चुका था जो जूजी पहले ही समझ चुकी थी। अगर हुओ युहाओ ने अकेले 10 ओपोनेंट्स को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई है तो उसके पास जरूर कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा जो उसे इतना कॉन्फिडेंट बना रहा है। इतना ही नहीं, जोंगली वू ने पहले से हुओ युहाओ की एबिलिटीज और उसके फाइटिंग स्टाइल को भी अच्छी तरह स्टडी किया था। उसे पता था कि हुओ युहाओ अभी सिर्फ एक टाइटल्ड दुलुओ है, इसलिए उसने हर छोटी बड़ी बात को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की थी। पहली फाइट में वू यून को भेजने का जोंगली वू का सिर्फ एक ही मकसद था। वह चाहता था कि वू यून अपनी डार्क एलिमेंट पावर्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हुओ युहाओ की सोल पावर को खत्म कर दें। अगर ऐसा हो जाता तो उसके बाद आने वाले ओपोनेंट्स के लिए हुओ युहाओ से लड़ना काफी आसान हो जाता। इतना ही नहीं, जोंगली वू ने वू यून को पहले से एक खास ऑर्डर भी दिया था। अगर सिचुएशन उसके खिलाफ जाने लगे तो बिना हिचकिचाए तुरंत सरेंडर कर देना। आखिर एक इविल सोल मास्टर को टाइटल डुलुओ तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वू यून अभी अभी ट्रांसेंडेंट डुलुओ बना था। अगर उसे थोड़ा और समय मिलता अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करने का तो वह होली गोस्ट चर्च का एक बेहद वैल्यूबल पावर हाउस बन सकता था। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ की सर्वाइवल एबिलिटी एक सामान्य टाइटल डुलुओ से कहीं ज्यादा होती है। इसी वजह से जोंगली वू का ओरिजिनल प्लान था कि पहली लड़ाई ज्यादा लंबी चले, ताकि हो युहाओ को अपना अल्टीमेट आइस इस्तेमाल करना पड़े, डार्क क्लाउड्स को सप्रेस करना पड़े और जीतने के लिए अपनी काफी सोल पावर और टेक्निक्स खर्च करनी पड़े। लेकिन जोंगली वू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वू यून सिर्फ कुछ ही मूव्स के अंदर मारा जाएगा। सबसे डराने वाली बात यह थी कि सिर्फ उसकी बॉडी ही नहीं बल्कि उसकी सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। उसे अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी तक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वह तो सिर्फ हुओ युहाओ की एबिलिटीज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही हुओ युहाओ ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस पल जोंगली वू के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हुओ युहाओ सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है? यही सवाल बैटलफील्ड के दोनों साइड्स पर मौजूद सभी सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स के दिमाग में भी चल रहा था। सब लोग अभी अभी हुई पूरी फाइट को अपने दिमाग में दोबारा याद करने लगे। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने उस बैटल के बारे में सोचा उतना ही ज्यादा वह हैरान होते गए, क्योंकि पूरी लड़ाई के दौरान हुओ युहाओ ने ज्यादा अटैक्स ही नहीं किए थे। बहुत से लोगों को तो यह तक याद नहीं था कि उन्होंने हुओ युहाओ के सोल रिंग्स भी कभी दिखाई दिए हों। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने हर किसी के दिल में डर बैठा दिया था। वह थी हुओ युहाओ की बेहद टेरिफाइंग स्पिरिचुअल शॉक। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ जैसा पावर हाउस भी उसकी स्पिरिचुअल शॉक को रोक नहीं पाया और आखिरकार उसकी स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। अब हर कोई यही सोच रहा था, आखिर हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर कितनी टेरिफाइंग होगी? जिन लोगों की ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा शार्प थी उन्होंने बैटल के आखिर में हुआ वह जबरदस्त एक्सप्लोजन भी नोटिस किया था। उन्हें साफ महसूस हुआ कि वह हुओ युहाओ की किसी स्पेशल एबिलिटी का रिजल्ट था। सबको अच्छी तरह पता था कि एक 8 रिंग्ड सोल डुलुओ भी अगर पूरे 24 घंटे लगातार अटैक करे तब भी जरूरी नहीं कि वह एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ को मार पाए। लेकिन यहाँ हो युहाओ ने कोई बड़ी सोल स्किल तक इस्तेमाल नहीं की। उसने सिर्फ अपने दोनों हाथों को हल्का सा मूव किया और अगले ही पल वू यून की मौत हो गई। भले ही उस समय वू यून अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल खो चुका था, लेकिन उसकी बॉडी अब भी बेहद मजबूत थी और उसकी सोल पावर भी अभी पूरी तरह उसके शरीर के अंदर मौजूद थी। तो आखिर हुओ युहाओ ने ऐसा कौन सा अटैक इस्तेमाल किया जिसने एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ को एक ही पल में खत्म कर दिया? इस सवाल का जवाब वहां मौजूद बहुत कम लोगों को पता था, और वह जवाब था यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स। जब हुओ युहाओ ने अपनी हथेली वू यून के शरीर पर रखी तभी उसने अपनी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल पावर उसके शरीर के अंदर ट्रांसफर कर दी। लेकिन वह साधारण सोल पावर नहीं थी, वह एक बेहद अनस्टेबल वॉर्टेक्स की तरह थी। आसान शब्दों में कहें तो हुओ युहाओ ने वू यून के शरीर के अंदर एक मिनी सोल कोर इम्प्लांट कर दिया था और उस मिनी सोल कोर का पूरा कंट्रोल हुओ युहाओ के हाथ में था। कुछ ही पलों बाद वह मिनी सोल कोर वू यून के शरीर के अंदर ही एक्सप्लोड हो गया। इतना भयानक एक्सप्लोजन किसी भी इंसान के लिए जानलेवा था। उस समय वू यून की स्पिरिट पहले ही बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए वह अपनी सोल पावर को कंट्रोल करके उस एक्सप्लोजन से खुद को बचा ही नहीं पाया। चाहे उसकी बॉडी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उस एक्सप्लोजन से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था।
सबसे खतरनाक बात यह थी कि हुओ युहाओ के उस मिनी सोल कोर के अंदर सिर्फ अल्टीमेट आइस ही नहीं, बल्कि उसकी बेहद पावरफुल स्पिरिचुअल पावर भी शामिल थी। इसी वजह से वूयुन की पहले से टूटी हुई स्पिरिट उस एक्सप्लोजन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी, और अगले ही पल उसकी स्पिरिट भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। यानी इस अटैक ने सिर्फ उसकी बॉडी नहीं, बल्कि उसकी सोल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। दूसरी तरफ जूजी का दिल पहले से भी तेज धड़कने लगा। अब उसे पहली बार हुओ युहाओ की असली ताकत का सही अंदाजा होने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे समझ में आया कि हुओ युहाओ इतनी आसानी से मेरी 2 बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंड्स का पीछा कैसे कर पाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। युहाओ, तुम सच में एक जेनरेशनल जीनियस हो। श्रेक एकेडमी का सक्सेसर बनने के लिए तुम ही सबसे सही इंसान हो। हुओ युहाओ की ताकत देखकर जूजी एक तरफ उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल भारी होता जा रहा था, क्योंकि हुओ युहाओ जितना ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, उतना ही साफ होता जा रहा था कि वह हमेशा उसका सबसे बड़ा एनिमी बना रहेगा। उसे हुओ युहाओ की पहले कही हुई बातें भी याद आने लगीं। हुओ युहाओ ने कहा था कि अगर वह चाहे तो वह लगातार सन मून एम्पायर की आर्मी को परेशान करता रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो जूजी के पास डेथ गॉड डुलुओ से मदद मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और जिस दिन डेथ गॉड डुलुओ बैटलफील्ड में उतरेगा, उस दिन वह लड़ाई सिर्फ एक ही नतीजे पर खत्म होगी, फाइट टू द डेथ। इसी बीच हुओ युहाओ ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, कैन द सेकंड फाइटर प्लीज स्टेप फॉरवर्ड? यानी अब दूसरा फाइटर बैटलफील्ड में आए। हुओ युहाओ की यह बात सुनते ही हर किसी की नजर उसकी तरफ चली गई। अब पहला ओपोनेंट वूयुन मर चुका था, इसलिए सन मून एम्पायर को अपना दूसरा रिप्रेजेंटेटिव भेजना ही था। आखिर ये बैटल अभी सिर्फ शुरू हुई थी। हुओ युहाओ की बात सुनते ही जोंगली वू का चेहरा गुस्से से भर गया। आखिर उसने अभी अभी होली गोस्ट चर्च का एक नया ट्रांसेंडेंट डुलुओ खो दिया था। एक इविल सोल मास्टर को ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनाना आसान नहीं होता, उसमें कई सालों की मेहनत लगती है, लेकिन हुओ युहाओ ने कुछ ही मूव्स में उसे खत्म कर दिया। वूयुन होली गोस्ट चर्च के टॉप 10 सबसे ताकतवर सोल मास्टर्स में से एक था, लेकिन उसकी मौत पूरी तरह बेकार साबित हुई। वह अपनी असली एबिलिटीज तक नहीं दिखा पाया। वह तो सिर्फ हुओ युहाओ की ताकत को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर कितनी टेरिफाइंग थी और उसकी अटैक्स कितनी एक्सप्लोसिव थीं, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। इसी गलती की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। सबसे बड़ी बात, वह हुओ युहाओ की सोल पावर भी ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाया। यानी जोंगली वू का पूरा प्लान शुरुआत में ही पूरी तरह फेल हो चुका था। इसके बाद जोंगली वू जूजी की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, मार्शल, लगता है हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर बेहद पावरफुल है। अगर हमें उसे हराना है तो स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की मदद चाहिए। जोंगली वू की बात सुनते ही जूजी हल्का सा सोच में पड़ गई। उसे मानना पड़ा कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी जोंगली वू ने तुरंत असली प्रॉब्लम पहचान ली थी। अब उसे समझ में आ गया कि आखिर जोंगली वू होली गोस्ट चर्च का लीडर क्यों है। उसकी जजमेंट सच में कमाल की थी। असल में सोल टूल्स के इस दौर में बिना सोल टूल्स के हुओ युहाओ को हराना बेहद मुश्किल था, खासकर तब जब उसकी स्पिरिचुअल शॉक इतनी पावरफुल हो। लेकिन अगर होली गोस्ट चर्च के लोग स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स पहन लें तो वे हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल शॉक के कुछ अटैक्स को सहन कर सकते थे। आखिर हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर भी अनलिमिटेड नहीं थी। वह लगातार 10 बार उसी लेवल की स्पिरिचुअल शॉक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इतने सारे लोगों के सामने जूजी जोंगली वू की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तुरंत पीछे खड़े सोल इंजीनियर्स की तरफ देखा और पूछा, क्या आप में से कोई अपना स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल मिलिट्री सुपरवाइजर को उधार देना चाहेगा? जूजी के पीछे कुल 11 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स खड़े थे। ये सभी सन मून एम्पायर के सबसे बेहतरीन सोल इंजीनियर्स में गिने जाते थे। असल में पूरे एम्पायर के आधे से भी ज्यादा क्लास 9 सोल इंजीनियर्स इसी बैटलफील्ड में मौजूद थे। लेकिन जूजी की बात सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह साइलेंट रहे। किसी ने भी अपनी सोल टूल देने के लिए हामी नहीं भरी। यह देखकर जोंगली वू की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हुओ युहाओ बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि जितनी देर दुश्मन अपना अगला फाइटर भेजने में लगाएगा, उतना ही ज्यादा समय उसे अपनी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर रिकवर करने के लिए मिल जाएगा। और यह बात जोंगली वू भी अच्छी तरह समझ रहा था। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं इन्हें खरीदूंगा। अब जोंगली वू के पास समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। उसे हर हाल में जांगशी आइस बेयर किंग को हासिल करना था, और मिलिट्री ऑर्डर मिलने के बाद उसके लिए हारने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स खरीद लेगा। कई सालों की मेहनत के बाद होली गोस्ट चर्च ने इतनी दौलत जमा कर ली थी कि वह किसी भी एम्पायर की बराबरी कर सकता था। जोंगली वू की यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की दिलचस्पी बढ़ गई।
उन्होंने आपस में थोड़ी देर तक चर्चा की और फिर जोंगलीवू के सामने एक प्राइस लिस्ट रख दी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सभी 11 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने बिल्कुल एक जैसी कीमत तय की थी, जैसे पहले से ही सबने मिलकर फैसला कर लिया हो। आखिर एक क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल कोई साधारण चीज नहीं थी, वह लगभग प्राइसलेस ट्रेजर माना जाता था। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए। अगर जोंगलीवू यह सोल टूल चाहता है तो पेमेंट सिर्फ रेयर मेटल्स में करनी होगी। उन्होंने कुल 10 अलग अलग प्रकार के रेयर मेटल्स मांगे और हर रेयर मेटल की एक एक टन मात्रा, यानी सिर्फ एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल के बदले उसे 10 टन रेयर मेटल्स देने पड़ते। यह सुनते ही जोंगलीवू का दिल जैसे बैठ गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके दिल से खून बह रहा हो। भले ही होली गोस्ट चर्च बेहद अमीर था, लेकिन रेयर मेटल सिर्फ दौलत नहीं थे, वे पूरे एम्पायर के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे। पहले हुओ यूहाओ जिस डस्क वाटर अलायंस का हिस्सा बना था, वह ऑर्गेनाइजेशन भी मुख्य रूप से रेयर मेटल्स के व्यापार के लिए ही मशहूर थी। होली गोस्ट चर्च के पास मांगे गए रेयर मेटल्स मौजूद तो थे, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाना फिर भी बहुत भारी नुकसान था। लेकिन जोंगलीवू के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, एक टाइटल डुलो इविल सोल मास्टर की जान इन रेयर मेटल्स से कहीं ज्यादा कीमती है। फिर उसने गुस्से से दांत भींचते हुए मन ही मन कसम खाई, आज तुम लोग मुझसे जो कुछ भी ले रहे हो, एक दिन मैं इसका पूरा हिसाब जरूर चुकाऊंगा। आखिरकार मजबूरी में जोंगलीवू ने क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की सारी शर्तें मान लीं। हालांकि उसने फिलहाल सिर्फ एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल ही खरीदा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगला फाइटर हुओ यूहाओ के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा। उसने सोचा, अगर आगे जरूरत पड़ी तो बाद में और सोल टूल्स खरीद लेगा। उधर क्लास 9 सोल इंजीनियर्स बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे सभी बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि एक ईविल सोल मास्टर, जो हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करता था, आज मजबूरी में उनकी मनमानी कीमत देने पर मजबूर हो गया था। वैसे भी सोल इंजीनियर्स कभी भी ईविल सोल मास्टर्स को पसंद नहीं करते थे, और पिछले कुछ वर्षों में होली गोस्ट चर्च और सोल इंजीनियर्स के बीच का रिश्ता भी लगातार खराब होता जा रहा था। उस समय जोंगलीवू को अपने फैसले पर गहरा पछतावा होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं होली गोस्ट चर्च के अपने सोल इंजीनियर्स को भी इस युद्ध में साथ लेकर आया होता। असल में उसने अपने सभी सोल इंजीनियर्स को रेडिएंट सिटी में ही छोड़ दिया था। अगर वे यहां मौजूद होते तो आज उसे इतनी बेइज्जती सहते हुए यह महंगा सौदा कभी नहीं करना पड़ता। इसके बाद जोंगलीवू ने अभी अभी खरीदा हुआ स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल अपने बगल में खड़ी एक महिला को दे दिया। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, लिटिल फंग, अपना ध्यान रखना, सबसे पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देना। वह महिला धीरे से बोली, ओके। जोंगलीवू के पास खड़ी वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर फंगलिंग थी। और सबसे खास बात, वह जोंगलीवू की सबसे प्रिय महिला भी थी। अब जोंगलीवू ने फैसला कर लिया था कि हो यूहाओ के खिलाफ दूसरे मुकाबले में फेंगलिंग ही बैटलफील्ड में उतरेगी। असल में शुरुआत से ही जोंगलीवू का इरादा पूरे 10 बैटल्स लड़ने का नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि चाहे हो यूहाओ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह लगातार 10 ओपोनेंट्स का सामना नहीं कर पाएगा। साथ ही जोंगलीवू अपनी सारी ट्रम्प कार्ड्स भी इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस युद्ध में होली गोस्ट चर्च की तरफ से 10 से भी ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर्स आए थे। इनमें से हर एक कम से कम टाइटल डुलुओ था। अगर 2 अल्टीमेट डुलुओ को छोड़ दिया जाए तो यही लोग होली गोस्ट चर्च की असली बैकबोन थे। लेकिन पिछली लड़ाइयों, खासकर डीतियन के साथ हुई बैटल में होली गोस्ट चर्च को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उस भयानक युद्ध के बाद अब उनके पास सिर्फ 9 पावरफुल सोल मास्टर्स ही बचे थे, और उन 9 लोगों में से भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। यानी असल में जोंगलीवू के पास लड़ने के लिए सिर्फ 7 लोग ही उपलब्ध थे, और उन 7 लोगों में भी सिर्फ 4, जिनमें खुद जोंगलीवू भी शामिल था, ट्रांसेंडेंट डुलुओ के लेवल पर थे। एक इविल सोल मास्टर के लिए ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनना पहले ही बेहद मुश्किल होता है, और ऐसे पावर हाउस को तैयार करना उससे भी ज्यादा कठिन काम था। आमतौर पर अगर एक इविल सोल मास्टर और एक नॉर्मल सोल मास्टर एक ही रैंक के हों तो इविल सोल मास्टर को काफी बड़ा एडवांटेज मिलता था। कई बार तो एक इविल सोल मास्टर अकेले कई नॉर्मल सोल मास्टर्स का सामना भी कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे कल्टीवेशन लेवल बढ़ता जाता था वैसे वैसे इविल सोल मास्टर्स का यह एडवांटेज भी धीरे धीरे कम होने लगता था। यहीं पर इस चैप्टर का अंत होता है। अब अगले चैप्टर में हो यूहाओ का सामना होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर फेंगलिंग से होने वाला है। आखिर इस बैटल का विनर कौन बनेगा, ये हम अगले चैप्टर में जानेंगे।